गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार हम जो है यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट आपको हल करवा रहे हैं। उसी कड़ी में एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें आपको हिंदी के 40 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको पता है कि आपके एग्जाम में भी 40 क्वेश्चन पूछा जाना है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है जो वीडियो। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आच्छादित का उचित विच्छेद निम्नलिखित में से क्या होगा। अगर हम आच्छादित को तोड़ें तो सही इसका जो है संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, आधन छादित। क्या हो जाएगा? आधन छादित। और ये कौन सा जो है उदाहरण है किस संधि का? तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। अब देखिए आच्छादित जो है क्या है आपका? व्यंजन संधि हो गया। और अगर उदाहरण की बात करें जैसे परिच्छेद हो गया, अनुच्छेद हो गया, विच्छेद हो गया। अनुच्छेद की बात करें, कभी कभी अनुच्छेद भी पूछ जाता है, अनुधन छेद। परिच्छेद की बात है परिधन छेद और विच्छेद का विधन छेद। नेक्स्ट चलते हैं शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। तो ये जो है स्वर भक्ति का क्या है? स्वर भक्ति का जो है क्या है? दोष है। नेक्स्ट है कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन है, प है कि ज है कि घ है कि व है। तो ये जो घ है ये क्या है? महाप्राण है। जिससे महाप्राण उसको बोलते हैं जिसके उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या होता है, मुख से अधिक हवा निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। और ये देखेंगे तकरीबन तो ये किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन होता है। जैसे ख हो गया, घ हो गया, छ हो गया, झ हो गया, ऐसे करके। तो घ यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे तो नेक्स्ट आपका है कि 4 नंबर पढ़ रहा था, इसमें से कौन सी क्रिया है? तो ये संयुक्त क्रिया है। कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया कब बोलेंगे? जब कोई क्रिया जो है दो क्रियाओं के संयोग से बने तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाने लगा, वह पेड़ से कूद पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति का सही संधि पद है। ये तो विच्छेद है, अगर इसको जोड़ा जाए तो क्या होगा? पित्रानुमति होगा, पित्रानुमति होगा, पितृनुमति होगा, पितृनुमति होगा। ये हो जाएगा पित्रानुमति। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन सी संधि है? ये है आपकी यण संधि। क्यों? क्योंकि यण संधि में आपको जानते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि यदि ई उ बड़ा उ री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई और बड़ी ई का य हो जाता है, उ और बड़ा उ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। अब देखिए दूध है, ठीक है, पर्यायवाची आपको चुनना है। दूध का पर्यायवाची क्या होगा? तो दूध का पर्यायवाची आपको मालूम है कि दुग्ध होता है, पेय, क्षीर, अमृत, स्तन, ये सब होता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका सही विकल्प चुनना है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्तन्य। क्या हो जाएगा? स्तन्य। नवनीत है, नवनीत तो मक्खन का पर्यायवाची है। ठीक है, 7वां देखिए प्रेक्षा, प्रेक्षा का परीक्षा पर्यायवाची है तो ये हो जाएगा दृष्टि का। किसका? दृष्टि का। इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें तो नेत्र, नयन, लोचन, दृग, आंख, ये सब क्या है? इसी दृष्टि के ही क्या है? पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विरासत। विरासत का किस क्या हो जाएगा बताइए? तो विरासत का क्या हो जाएगा? दाय। क्या हो जाएगा? दाय। विरासत का पर्यायवाची क्या होगा? दाय। और अन्य की बात करें तो उसको धरोहर भी बोलते हैं, न्यास भी बोलते हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर सेंटेंस को अरेंज करके लिखना है। जैसे कहने को देखो लंबा सेंटेंस को तोड़ करके छोटे छोटे भागों में कर दिया है और उसको डिसऑर्डर में कर दिया, एक समान क्रम में नहीं रखा है। तो इसको क्या करना है? समान क्रम में सजाना है। जैसे ये देखिए शुरू है, अंत इससे है। ठीक है, होलोग्राफी एक विशेष और लास्ट में है लेंसलेस फोटोग्राफी भी कहते हैं। अब इसमें इसको ऑर्डर करना है तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका हो जाएगा कि होलोग्राफी एक विशेष प्रकार की फोटोग्राफी है, माने ये हो जाएगा वो। उसके बाद यह साधारण फोटोग्राफी से बिल्कुल, तो ये हो जाएगा भिन्न है। इस फोटोग्राफी में जो है क्या होता है? कैमरे की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसे लेंसलेस फोटोग्राफी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जब, इसमें दिया है भाषा जब लास्ट में बहुत बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा? भाषा जब संपर्क भाषा से साहित्यिक रूप लेने के बाद प्रशासनिक भाषा बन जाती है। क्या बन जाती है? प्रशासनिक भाषा बन जाती है, तो उसका उत्तरदायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। तो 10वां का क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। 11वां है अवकाश के समय की गतिविधियां। अब यहाँ है सामाजिक परिवर्तन की, सामाजिक परिवर्तन की। फिर नेक्स्ट है को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, सूचक होती हैं जिसके जरिए हम तनाव, निराशाओं आदि और मनोरंजन के साथ रचनात्मक कार्य भी
करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, ल र व य। नेक्स्ट देखिए, मजदूरों की बस्तियों में फिर यहाँ पे देखिए लास्ट में है आपका कि बिगड़ने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे हो जाएगा मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की क्या होती है, संभावना होती है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर। ये देखिए 13-16 एक पैरा दिया है, इस पैरा को आपको पढ़ के क्या करना है, राइट आंसर देना है, जहाँ पे 3-4 क्वेश्चन इससे बेस्ड दिए रहेंगे। मैथिली शरण गुप्त गांधी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। अपने जीवन के पर्णकाल में वे इस गौरव के अधिकारी हो गए थे। गांधी युग का प्रतिनिधित्व एक सीमा तक संपूर्ण आधुनिक काल का प्रतिनिधित्व भी माना जाता है। गांधी युग की प्रायः समस्त मूल प्रवृत्तियां, राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन गुप्त जी के काव्य में प्रतिफलित हैं। यह प्रतिफलन प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी है। कुछ रचनाओं में युग जीवन का स्वर मुखर है और उसमें वातावरण की हलचल का प्रत्यक्ष चित्रण किया गया है। इस समय जो है कवि राष्ट्र कवि के दायित्व का भी पालन करता है। कुछ अन्य रचनाओं में युग चेतना अत्यंत क्या है, प्रखर है, परंतु वह प्रच्छन्न है। गुप्त जी के संस्कार मूलतः सामंतीय थे और उनका घर का वातावरण वैष्णव था। तथापि वे समय के साथ साथ चलने का निरंतर प्रयत्न करते थे और देश के विभिन्न आंदोलनों को समझने का भी प्रयत्न करते थे। उनकी प्रतिक्रिया प्रायः प्रखर और प्रबल होती थी। गांधी युग की समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद ने भी किया है और अपने ढंग से प्रसाद जी ने भी। अब देखिए, प्रेमचंद की दृष्टि बहिर्मुखी थी, उनकी चेतना सामाजिक राजनीतिक थी। प्रसाद जी की दृष्टि अंतर्मुखी थी और उनकी चेतना एकांत रूप में सांस्कृतिक थी। गांधी युग की प्रायः सभी प्रमुख समस्याओं को उन्होंने ग्रहण किया, परंतु उनके बहिरंग में उनकी रुचि नहीं थी। अपने नाटकों में प्रसाद जी ने पूर्णतः सांस्कृतिक रूप से प्रस्तुत किया है और कामायनी में आधारित आध्यात्मिक जो है धरातल पर। अपने उपन्यासों में प्रसाद उन्हें राजनीतिक सामाजिक धरातल पर ग्रहण करते हैं, परंतु शीघ्र ही उनके जो है बहिरंग रूपों को भेद कर उनमें निहित जो है सांस्कृतिक तत्वों का चित्रण भी करने लगते हैं। गुप्त जी की स्थिति क्या है, मध्यवर्ती है। उनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय संस्कृति है। उनमें न तो प्रेमचंद्र के समान व्यवहारिकता का आग्रह है और न ही प्रसाद की तरह दार्शनिकता का। उनमें सद्गुण या सगुण तत्व अधिक है। प्रेमचंद्र में धर्म भावना का भाव है तो प्रसाद में लोक भावना का। गुप्त जी में लोक चेतना का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत अधिक मिलता है। तो इस पर देखिए बेस्ड क्वेश्चन पूछा है आपसे कि सही वक्तव्य कौन सा है। गुप्त जी के संस्कार जो है सामंतीय थे, प्रसाद के घर का वातावरण वैष्णव था, धार्मिक आंदोलन गांधी युग की प्रवृत्ति थी, और चौथा है 4 आपका डी डॉग कि प्रेमचंद्र में युग चेतना अत्यंत प्रखर है। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, गुप्त जी के संस्कार क्या थे, सामंती थे और उनके घर का वातावरण वैष्णव था। तो ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये गुप्त जी के बारे में। अब देखिए, अगर हम 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे कि कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। गुप्त जी राष्ट्र कवि के दायित्व बोध से ओतप्रोत थे, तो ये तो सही है। गुप्त जी में निर्गुण तत्व अधिक है, तो ये गलत है। इसमें सगुण तत्व था, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी। सी क्या है, गुप्त जी आधुनिक काल के प्रतिनिधि, तो ये भी सही है। नाटक, प्रसाद के नाटक में गांधी युगीन समस्या है, तो ये भी सही है। तो 14 का बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक होगा वो डी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त का काव्य। मैथिली शरण का क्या हो जाएगा, गुप्त का काव्य। 16 नंबर क्वेश्चन है, गद्यांश में किस प्रकार का प्रयोग नहीं है, प्रच्छन्न, लोक चेतना, जन काव्य, बहिरंग। तो ये हो जाएगा, जन काव्य का प्रयोग नहीं हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको एक सेंटेंस दिया है और उसमें ABCD करके तोड़ा गया है। उसमें आपको कोई भी अगर जैसे जो भी पार्ट आपका गलत है उसी को आपको चुनना है। अगर कोई गलत नहीं है तो डी चुनना है, ठीक है। देखिए अब जैसे दिया है कि कुछ उसके प्राप्त करने में दाव पेच लगा रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जिनमें कुछ सुख संपन्नता भोगने और उसका लाभ उठाने में मग्न है, कोई त्रुटि नहीं है। तो 17 का ये क्या हो जाएगा, इसमें जो है क्या है, त्रुटि है, क्योंकि उसके, ये जो उसके ना, कुछ उसके, तो यहाँ पे कुछ उसको होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसको, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है
कि मनुष्य की अनुभूतियों का प्राकृतिक रूप पशु प्रवृत्तियों से भिन्न है। शिक्षा समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य संसार में अपनी स्वाभाविक और प्राकृतिक विशेषताओं सहित उन्नत होता है, कोई त्रुटि नहीं है। तो 18 में क्या है, कोई त्रुटि नहीं है। ये सब क्या है, सही है, ग्रामेटिकल एरर नहीं है। 19 नंबर देखिए, लिपि के माध्यम से भाषा के उच्चार तत्वों को समझना आवश्यक है। ये सही है। भारत का उच्चरित रूप भाषा वास्तविक है। ये भी सही है। लिखित भाषा उच्चरित भाषा के सभी तत्वों को दिखाती है। इसमें कुछ क्या है, त्रुटि है, क्योंकि यहाँ पे दर्शाती होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दर्शाती। दिखाई की जगह इसके जगह पे क्या होना चाहिए, दर्शाती। लिखित भाषा उच्चरित भाषा के सभी तत्वों को क्या करती है, बताइए, दर्शाती है, न कि दिखाती है। नेक्स्ट अगर हम 20 नंबर की बात करें कि परीक्षा के एकमात्र 4 ही दिन बचे हैं। परीक्षा के केवल 4 दिन बचे हैं। और सी है परीक्षा के एकमात्र 4 दिन बचे हैं, या फिर इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ जो 20 का हो जाएगा वो बी हो जाएगा आपका, कि परीक्षा के केवल 4 दिन बचे हैं। यहाँ में के स्थान पर के लिखा है। क्या लिखा है, में के स्थान पर। अब देखिए, परीक्षा में केवल 4 दिन बचे हैं ना, कि परीक्षा के केवल 4 दिन बचे हैं, तो में होना चाहिए, के की जगह में होना चाहिए। 21 नंबर देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन थे। छायावाद के प्रथम जो है प्रतिनिधि कवि किसके अनुसार, आचार्य शुक्ल के अनुसार। तो 21 का डी हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए मिलान करना है। पगडंडियों का जमाना किसके द्वारा लिखा गया है, रसात्मक बोध किसके द्वारा, मेरे मुकुट का भीग रहा है मेरे राम का मुकुट, विवाह योग किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो पगडंडियों का जमाना है ये कुबेरनाथ राय लिखे हैं। कौन लिखा है, कुबेरनाथ राय। तो ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर है रसात्मक बोध के विविध रूप, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं, तो इसका मिलान बी का 1 से हो जाएगा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये विद्या निवास मिश्र का है, तो सी का 3 हो जाएगा। और विवाह योग जो बचा है वो आपका 2 से हो जाएगा, गुलाब राय का। तो जो राइट आंसर बनेगा वो 22 का क्या हो जाएगा, डी बनेगा। क्या बनेगा, डी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है। भारतीय वृत्ति का संबंध वीर से है कि अद्भुत से है कि विभत्स से है कि हाथ से है। तो ये सी हो जाएगा, अद्भुत से है। किससे हो जाएगा, अद्भुत से। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। तो वहां पे जो है आपका क्या होता है, विभावना अलंकार होता है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए। 25 है, रससूत्र के जनक कौन है। तो भरत मुनि है। किसको, भरत मुनि को माना जाता है। इनके अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8 है, और जबकि काव्य में रसों की संख्या 9। ठीक है। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका जो है रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक। कैसे, कि जहाँ गुण की अत्यंत समानता होने के कारण उपमेय में ही उपमान का क्या हो, अभेद आरोप कर दिया जाए, वहाँ पे रूपक अलंकार हो। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। नेक्स्ट है 27 नंबर, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित ये है वैचिन्यवाद है, निबंध के लेखक कौन है। इसके लेखक के बारे में पूछा गया है। तो इसके जो लेखक हैं 27 के, वो हैं डॉक्टर नगेंद्र। कौन लिखे हैं, डॉक्टर नगेंद्र लिखे हैं। अब हम 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है। तो ये कहा है आपके रामविलास शर्मा ने। किसने कहा है, रामविलास शर्मा ने कहा है। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे न विकल बनाओ, अरि अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है। कामायनी कौन सा सर्ग है, कर्म सर्ग है कि आनंद सर्ग है कि श्रद्धा सर्ग है कि वियोग सर्ग है। तो ये आपका कर्म सर्ग है। क्या है, कर्म सर्ग। और आपको पता है कि कामायनी के जो रचयिता है वो कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। और ये छायावादी युग के क्या है, कवि हैं। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं, छायावाद। और अगर इनके प्रमुख अगर हम नाटक की बात करें तो करुणालय है, सज्जन है, कामना है, विशाल है, कल्याणी परिणय है, अजातशत्रु है, एक घूंट, प्रायश्चित, समुद्रगुप्त आदि। ठीक है, इनके क्या हैं, निम्नलिखित रचनाएं हैं। अगर हम 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ है। तो ये जो है आपका आलोचना के क्षेत्र में हुआ है।
ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ये क्या है, आलोचना में इनका प्रयोग हुआ है, प्रवेश। ये आलोचक भी हैं, निबंधकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, कोशाकार हैं, अनुवादक कवि हैं। ठीक है। और एक बात याद रखिए कि हिंदी साहित्य के काल निर्धारण में आज भी इनकी तिथि को स्वीकार किया जाता है। किसको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संख्या किसने दी है? तो ये दिया है विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर कि निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? प्रेम चिनगारी किस मुसलमान कवि ने लिखा है? तो ये हो जाएगा नजफ अली ने। किसने? नजफ अली ने। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सखिन सहिस हररसी अतिरानी सुखत धानु पराज अनुपानी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा। मनु मानो जनु जानो जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेक्स्ट देखिए, सव श्री युधनु मृणाल की नाई तोरहु राम गणे गणेन गोसाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार पूछा है आपसे? 34 नंबर। तो ये हो जाएगा उपमा अलंकार। कहाँ हो जाएगा? उपमा। क्योंकि जहाँ जब देखते हैं आपकी दो वस्तुएं होती हैं और उनमें रूप रंग या गुण के आधार या धर्म के आधार पर समानता का बोध हो तो वहाँ पे क्या होगा? उपमा। यहाँ पे उपमा दी जाए। नेक्स्ट है 35 नंबर, हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है? तुलसीदास, रामानंद, राघवानंद, नाभादास। तो 35 का सी जो है स्वामी रामानंद। ठीक। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर है? तो ये हो जाएगा ए आई ओ औ। ये क्या है? ये आपका संयुक्त स्वर है। 37 नंबर है, मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली है, पूर्विया हिंदी है, अपभ्रंश है, परिनिष्ठ हिंदी है। तो ये हो जाएगा आपका खड़ी बोली। क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 38 नंबर क्वेश्चन है कि आपका कि पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। ये जो पूर्वी हिंदी है ये कहाँ से विकसित हुई है? तो ये हुई है आपके अर्धमागधी अपभ्रंश से। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियाँ बोली जाती हैं उसमें अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, ये सब आती हैं। नेक्स्ट है, भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब से हुआ है? या आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? तो ये हुआ है आपका 1500 ईसा पूर्व के आसपास। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है कि जलधि में कौन सा समास है? जलधि में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष। जल को धारण किया हुआ या जल को जो धारण करे उसे ही क्या बोलते हैं? जलधि। तो इसमें कौन सा तत्पुरुष होगा? कर्म तत्पुरुष समास होगा। तो चूंकि यहाँ पे तत्पुरुष बस दिया है तो हमारा तत्पुरुष क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो ये था जो है आपके हिंदी के 40 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।